वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग हैलोफार्म टेस्ट के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखा। आज का यह जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के दृष्टि से और बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, दोनों ही तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम सबसे पहले हैलोफार्म को डिफाइन करेंगे, फिर इसके बाद ये जानेंगे कि हैलोफार्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देते हैं और उनके क्या क्या कंडीशंस होते हैं। आइए देखते हैं। आप इसको डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन इस तरह से कर सकते हो कि मीथेन के ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हैलोफार्म कहते हैं। अर्थात अगर आप मीथेन कंपाउंड ले रहे हो, जैसे मीथेन का सूत्र होता है CH4, अगर इससे किसी 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा विस्थापित करके CH3 का निर्माण कर रहे हो तो यह जो है हैलोफार्म के अंतर्गत आएगा। अर्थात किसी भी एल्केन के यौगिक में अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है तो वो हैलोफार्म के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं कि यह है CHCl3, यह क्लोरोफार्म है, दूसरा ब्रोमोफार्म है, यहाँ पर आइडोफार्म है। ये तीनों जो होते हैं हैलोफार्म के अंतर्गत आते हैं। अब ये तो रही हैलोफार्म की बात। अब यहाँ पर हम देखेंगे हैलोफार्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देते हैं और उनके क्या क्या कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस केवल एक ही है, यहाँ पर लिखा गया है वे सभी यौगिक जिनके पास मेथिल कार्बोनिल अर्थात COCH3 समूह या फिर वे ऑक्सीकरण के बाद इसे दें। कहने का मतलब वे यौगिक जिनके पास मेथिल कार्बोनिल समूह डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली रूप से उपस्थित हो, वो क्या करते हैं हैलोफार्म टेस्ट देते हैं। समझ रहे हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे गए हैं जिसमें हम जानेंगे कौन कौन से कंपाउंड इसके अंतर्गत आते हैं। पहला है सभी एलिफैटिक कीटोन जो है हैलोफार्म का निर्माण करते हैं। अर्थात जितने भी कीटोन के कंपाउंड होते हैं सब जो है हैलोफार्म का निर्माण करते हैं। जैसे कीटोन में अगर हम बात करें एसीटोन की, तो क्या उसमें जो है एसीटोन में एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेथिल कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो कहने का मतलब यह अगर यह समूह उपस्थित है तो यह भी हैलोफार्म का निर्माण करेगा। अगर इसकी क्रिया कराई जाए क्षारीय माध्यम में और किसी हाइड्रोजन की उपस्थिति में तो ये जो है क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म या आइडोफार्म, इनमें से किसी एक कंपाउंड का निर्माण करेगा। वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा हाइड्रोजन परमाणु ले रहे हैं। ठीक है। इसी क्रम में आपका दूसरा आता है एरोमेटिक कीटोन। एलिफैटिक नहीं, एरोमेटिक कीटोन में केवल एसिटोफिनोन ही हैलोफार्म का निर्माण करता है। एसिटोफिनोन का फार्मूला है C6H5COCH3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एसिटोफिनोन में भी क्या है, ये मेथिल कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो कहने का मतलब यह भी जो है हैलोफार्म टेस्ट देगा। इसी क्रम में आपका तीसरा आता है कीटोनिक एसिड में केवल पार्विक एसिड ही जो है हैलोफार्म टेस्ट देता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी आपका मेथिल कार्बोनिल समूह उपस्थित है। इसके बाद अगला चौथा आता है एल्डिहाइड में केवल एस्टल्डिहाइड। क्या? एस्टल्डिहाइड, जिसका फार्मूला है CH3CH2। यह जो है इसमें भी आप देख रहे हैं यह समूह उपस्थित है CH3 देख रहे हैं। तो बेटा कहने का मतलब ये भी जो है हैलोफार्म का निर्माण करता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें एल्कोहल की, एल्कोहल में केवल ये जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं उसमें केवल एथेनॉल ही जो होते हैं, केवल एथेनॉल ही जो है हैलोफार्म टेस्ट देते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी एल्कोहल की तो लगभग सभी सेकेंडरी एल्कोहल जो होते हैं वे जो है हैलोफार्म टेस्ट देते हैं। इसी क्रम में अगला आपका लास्ट आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फार्मूला है CH3CHOHCOOH। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कहीं न कहीं ये जो है समूह उपस्थित है CH3C और ये ऑक्सीजन उपस्थित है। तो कहने का मतलब यह भी जो है हैलोफार्म टेस्ट देगा। आइए
हम इसी चीज को रासायनिक अपक्रियाओं के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एसीटोन है जिसमें क्या है, मेथिल कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो इसमें ये जानेंगे कि क्या यह जो है हैलोफार्म टेस्ट देगा कि नहीं। तो इसी चीज को हम इसमें देखते हैं। देखिए एसीटोन को जब हैलोजन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है। पुनः ट्राइक्लोरो एसीटोन के 2 अणुओं को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये देखिए क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब आपने देखा कि अगर कंपाउंड में मेथिल कार्बोनिल समूह उपस्थित है तो वो क्या है, श्योर है, मतलब वो क्लोरोफॉर्म टेस्ट देगा या हैलोफॉर्म टेस्ट वो देगा। आइए हम थोड़ा सा एल्कोहल पर देख लेते हैं कि एल्कोहल कैसे जो है क्लोरोफॉर्म टेस्ट देगा। एल्कोहल में क्या लेते हैं हम, पहले प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं। प्राइमरी एल्कोहल में जैसे आपसे हमने बताया था केवल एथेनॉल ही जो होता है हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो एथेनॉल का हमने क्या कराया, ऑक्सीकरण कराया। ऑक्सीकरण के पश्चात जो है यहाँ पर देख रहे हैं 2 हाइड्रोक्सिल समूह हो जा रहा है। अब ये 2 हाइड्रोक्सिल समूह एक कार्बन पर अनस्टेबल होता है। यहाँ से क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, एस्टल्डिहाइड। अब आप एस्टल्डिहाइड में देख रहे हो कि यह समूह उपस्थित है। तो कहने का मतलब यह जो है एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल में जो एथेनॉल है यह भी क्या होगा, हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। इसी तरह से अगर हम 2 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया तो यहाँ पर ऑक्सीकरण के पश्चात यहाँ पर डाइहाइड्रिक एल्कोहल का कंपाउंड बनता है। फिर इसमें से क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है। क्यों वाटर, क्योंकि ये कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने के कारण यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और पुनः इसमें भी आप देख रहे हैं कार्बोनिल समूह, ये आपका जो मेथिल कार्बोनिल समूह उपस्थित है। इसलिए यह भी जो है हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दिए होंगे कि बेटा हम हैलोफॉर्म टेस्ट के जो कंपाउंड है इसमें क्यों इतना फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब आइए हम जो है इसमें देखते हैं इसके कुछ कंपाउंडों के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ब्रोमोफॉर्म हो गया और आयोडोफॉर्म, जिसमें से पहला है क्लोरोफॉर्म कंपाउंड। क्लोरोफॉर्म कंपाउंड के कुछ बेसिक जानकारी आपको हम बता दें। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CaCl3। इसका कॉमन नाम जो होता है क्लोरोफॉर्म होता है और IUPAC नाम जो होता है ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। क्लोरोफॉर्म का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है और उसका उपयोग जो है एनेस्थेटिक या निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इसका जो खोज है वो 2 वैज्ञानिकों ने किया था। इसमें से पहले थे लिविक और दूसरा थे सुबिरन। और ये क्लोरोफॉर्म का जो नेमिंग जो था वो ड्यूमास ने दिया था और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 119 ग्राम पर मोल होता है। इस तरह से ये तो रही इसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। आइए देखते हैं प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करते हैं, इस चीज को समझते हैं। सर्वप्रथम गोलपेदी के एक फ्लास्क में एथिल एल्कोहल या एसीटोन का 50 ml लेते हैं। इस 50 ml को ब्लीचिंग पाउडर के 200 ग्राम तथा जल के 400 ml के साथ गर्म करते हैं। गर्म के फलस्वरूप इस गोलपेदी के फ्लास्क में बने क्लोरोफॉर्म के जलवाष्प को जो है यहाँ से संघनित कर लेते हैं और संघनित करके ग्राही में क्लोरोफॉर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। इस ग्राही में उपस्थित क्लोरोफॉर्म में बहुत सारी अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, जैसे इसमें अम्लीय अशुद्धियां हैं, अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्षारीय विलयन को मिलाकर या क्षारीय विलयन में धोकर इसको हम जो है क्लोरोफॉर्म की अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। आइए इस रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन में क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर पहले जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और उसके साथ साथ क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। अब यह क्लोरीन गैस जो है एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करके एस्टल्डिहाइड का निर्माण करता है। अब एस्टल्डिहाइड पुनः जो है क्लोरीन के 3 अणुओं के साथ क्रिया करके क्लोरल का निर्माण करता है, या आप इसे कह सकते हैं ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड का निर्माण करता है। अब पुनः ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड के 2 अणु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं और उसके साथ साथ कैल्शियम फॉर्मेट का भी निर्माण होता है। इस तरह से हम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करते हैं, इस चीज को आपने समझा है।
अब आइए हम समझते हैं क्लोरोफॉर्म का भंडारण करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन सावधानियों का ध्यान में रखना चाहिए। अगर सावधानियों को ध्यान में न रखेंगे तो तमाम तरह के क्लोरोफॉर्म से विषैली गैस का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम क्लोरोफॉर्म का भंडारण करते समय हम क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखते हैं और उसमें 1% एथिल एल्कोहल को मिलाकर रखते हैं, क्योंकि अगर जो क्लोरोफॉर्म होता है वो अगर प्रकाश या वायु के संपर्क में आता है तो वो ऑक्सीकरण करके फास्जिंग गैस का निर्माण करता है। फास्जिंग गैस का सूत्र होता है COCl2। फास्पिन नहीं, फास्जिंग। फास्जिंग गैस का निर्माण करता है। यह गैस बहुत ही विषैला गैस होता है जो मानव के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण क्रिया को रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। अगर क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में न रखा जाए तो वह वायु के संपर्क में तथा प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके जो है वो फास्जिंग गैस का निर्माण किया जाता है। और फास्जिंग, मान लीजिए अगर उस बोतल में क्लोरोफॉर्म जो इस बोतल में आप रखे हैं उसमें फास्जिंग गैस का निर्माण हो जाए तो उसको उदासीन करने के लिए उसमें हम 1% एथिल एल्कोहल को मिला कर रखते हैं। अगर उसमें एथिल एल्कोहल मिला दिया जाए तो वो फास्जिंग गैस के साथ क्रिया करके एक उदासीन कंपाउंड का निर्माण करता है। इस तरह से हमारा ये क्लोरोफॉर्म रहा। अब आगे हम बात करते हैं, आइए क्लोरोफॉर्म के कुछ उपयोग के बारे में जानते हैं। इसका पहला उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, दूसरा है विलायक के रूप में, तीसरा है दवाई के निर्माण में, चौथा है सुगंधित पदार्थ बनाने में और पांचवा है टेफ्लॉन बनाने में। टेफ्लॉन एक प्रकार का बहुलक होता है और छठवां जो है फ्रेयान बनाने में। फ्रेयान क्या होता है? फ्रेयान एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक होता है जिसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। फ्रेयान को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। आइए अगला कंपाउंड पढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म के बाद अगला कंपाउंड है फ्रेयान। फ्रेयान क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। आप इसको डिफाइन कर सकते हो, एल्केनों के पॉली क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रेयान कहते हैं। अर्थात जो फ्रेयान होता है वो फ्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन का मिश्रण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेयान कहते हैं। इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन का अनुपात अलग अलग हो सकता है। इसके कुछ कंपाउंड जैसे इसमें से जो क्लोरोफ्लोरोमेथेन और क्लोरोफ्लोरोएथेन जो होते हैं ये प्रमुख होते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, आइए जानते हैं। इसमें से पहला उदाहरण है ट्राई क्लोरोफ्लोरोएथेन। अर्थात इसमें आप देख रहे हैं क्लोरीन की संख्या 3 है और क्लोरीन संख्या 1 है, इसलिए इसको ट्राई क्लोरोफ्लोरोमेथेन के नाम से जानते हैं। इसका साधारण नाम जो होता है फ्रेयान 11 होता है। ऐसे कंपटीशन में पूछ लेता है फ्रेयान 11 है तो आप जानते रहिए कि ट्राई क्लोरोफ्लोरोमेथेन को फ्रेयान 11 कहते हैं। इस तरह से दूसरा जो है दूसरे को आप कह सकते हैं डाई फ्लोरोमेथेन। यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरीन संख्या 2 है और फ्लोरीन संख्या भी 2 है और एक कार्बन है, तो इसका जो साधारण नाम होता है फ्रेयान 12 होता है। पूछ लेता है फ्रेयान 12 किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं डाई फ्लोरोमेथेन को फ्रेयान 12 कहते हैं। अगला उदाहरण आपका है, अगले उदाहरण में आप देख रहे हैं टेट्रा, क्लोरीन संख्या कितनी है? 4 है, इसलिए टेट्रा क्लोरो और फ्लोरीन संख्या 2 है तो डाई फ्लोरो हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन संख्या 2 है तो एथेन हो जाएगा। इस तरह से इसका पूरा नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो डाई फ्लोरो एथेन। इसका साधारण नाम है फ्रेयान 112। आइए देखते हैं इसके कुछ, ये हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, इसके कुछ उपयोग के बारे में समझते हैं। उपयोग के रूप में देखें तो इसके 3 मुख्य उपयोग होते हैं। पहला जो उपयोग है वो प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक का मतलब ये है कि जैसे आप देखते होंगे जो घर में फ्रिज होते हैं, फ्रिज में जो होते हैं जो आपके उसमें ये प्रशीतक
जैसे आपके एयर कंडीशन रूम हो गए, फ्रिज हो गए, इन सब में फ्रेयान का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो होता है आपका विलायक के रूप में किया जाता है। जैसे तमाम तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे रबड़ हो गए, वसा हो गए, ये सभी जो कंपाउंड होते हैं उन सबको घोलने में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है वो है हवाई जहाज में एरोसॉल के रूप में, अर्थात हवाई जहाज में जो ईंधन बनते हैं उसमें भी फ्रेयान का उपयोग किया जाता है। फ्रेयान को जो है बेटा, फ्रेयान को CFC के नाम से भी जानते हैं। फ्रेयान का जो दूसरा नाम है वो CFC होता है। इसके बाद इसके दुष्प्रयोग के बारे में जानते हैं। इसका क्या क्या हमारे इन्वायरमेंट में इसका क्या क्या दुष्प्रभाव है, इसके बारे में समझते हैं। ये जो फ्रेयान, जो तमाम तरह के फ्रिज होते हैं उनमें उससे निकलने वाली जो गैस होती है वो क्या करता है, जिससे CFC गैस क्या करता है, हमारे वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है उसको नष्ट करता है। अर्थात फ्रेयान जो है यह पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ही हानिकारक यौगिक होता है। इसके बाद फ्रेयान के बाद आपका अगला कंपाउंड आता है DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसकी खोज सर्वप्रथम पाल्मुलर ने 1939 में किया था, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने इसकी खोज करने के बाद इसके गुणों के बारे में भी बताया कि जो DDT होता है उसका उपयोग कीटनाशी के रूप में कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। और ये चीज, इसका प्रिपरेशन हम लैब में कैसे करते हैं इसको जानते हैं। क्लोरल अणु लेते हैं, क्लोरल के एक अणु को क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो DDT का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे डाइक्लोरो, कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है और 2 फेनिल है, इसलिए इस यहाँ पर डाइक्लोरो डाइफेनिल। यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरीन कितना है, 3 है, तो यहाँ पर ट्राइक्लोरो और कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एथेन। इस तरह से यह तो रही इसके प्रिपरेशन की बात। अगला आपका आता है इसका उपयोग। इसका उपयोग जो होता है, DDT का उपयोग कीटनाशी के रूप में, मच्छर भगाने के रूप में और भी तमाम तरह के क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर DDT के हानिकारक की बात करें तो यह DDT जो है मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसका अपघटन मृदा में जल्दी नहीं होता है। अगर एक बार DDT का छिड़काव कर दिया जाए तो मिट्टी में यह जो है करीब 20 से 25 दिन तक जो है इसका अपघटन नहीं होता है। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद DDT के छिड़काव तथा इसके उपयोग पर रोक लग गया। तमाम देशों के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाए दिए गए। थैंक यू। इस तरह से यह आपका हैलो एल्केन चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले दिन हैलो एरीन के बारे में जानेंगे।